नमस्कार, किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। आज सबसे पहले बात हम कर लेते हैं राजस्थान की, क्योंकि आज राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी, जहां सवाल ये उठ रहा था कि कितना इंतजार और करना पड़ेगा, चुनाव जीतेंगे कैसे जब लिस्ट ही सामने नहीं आएगी, कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होगा कि कौन कहां से लड़ रहा है। तो आखिरकार लिस्ट जारी हो गई है। वहीं बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें झालरापाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट दिया गया है, अंबेर से सतीश पुनिया को टिकट है, नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट है, उदयपुर से ताराचंद जैन को टिकट है, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को टिकट है। कांग्रेस की पहली लिस्ट काफी माथापच्ची के बाद आई है। सचिन पायलट को टोंक से, अशोक गहलोत को सरदारपुरा से टिकट है, सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट है, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को, गोविंद डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से। लिस्ट के मुताबिक अशोक गहलोत के करीबियों को काफी महत्व दिया गया है। साथ ही कांग्रेस ने जातियों पर भी काफी महत्व दिया है। तो राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट है 33 की, 33। जैसे कहा जा रहा था कि फिलहाल ये लिस्ट बड़ी हो सकती है, 100 के करीब जो है सहमति हो गई है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जैसे सचिन पायलट ने भी कहा था कि छोटी लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो ये 33 उम्मीदवारों की लिस्ट है। सीपी जोशी को नाथद्वारा से, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को, गोविंद डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से टिकट दिया है, सरदारपुरा से अशोक गहलोत को सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी हो गई है। झालरापाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है। झालरापाटन से वसुंधरा का नाम है, अंबेर से सतीश पुनिया का नाम है, नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट है, उदयपुर से ताराचंद जैन को टिकट है, पुष्कर से सुरेश सिंह रावत को टिकट है, तारानगर से राजेश राठौड़ को टिकट है, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को टिकट है। सबसे पहले आपको सीधा ये चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मनु शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मनु, सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार कितना इंतजार, जब टिकट ही नहीं होगी, कैंडिडेट ही नहीं होंगे, तब मुकाबला कहां से करेंगे, कैसे दिखाएंगे दलबल। तो आखिरकार पहली लिस्ट आई है। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी समझ क्या कहती है, कौन से नाम है, कैसे अकोमोडेशन किया गया है? बिल्कुल सचिन, अगर पहले कांग्रेस की बात कर लें, ये जो 33 नाम दिए गए, ये जो सूची जारी की गई, 33 नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल बैलेंसिंग, यानी कि 33 में से 30 तो वही हैं जिनको रिपीट किया गया है। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं 3 लोग वो हैं जिनको हारे हुए को वापस से मैदान में उतारा गया है। पहले हारे हुए 3 लोग हैं, अर्चना शर्मा जयपुर से मालवीय नगर, पुष्पेंद्र भारद्वाज जो हैं सांगानेर से उतारे गए हैं, और जो अलवर की एक सीट है मुंडावर, वहाँ से एक उतारा गया है ललित यादव को। तो ये तीनों सीटें जो है वो वापस से रिपीट हुई है। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल बैलेंसिंग, जिसके कारण से अभी कोई विवाद सामने नहीं आए। तमाम जितने बड़े दिग्गज नेता हैं उनके टिकट फाइनल सीधे तौर पर कर दिए गए, जिसके अंदर सचिन पायलट को, जो वहाँ से जहाँ से लड़ते आए हुए हैं, टोंक से लड़ते आए हुए हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत सरदारपुरा से लड़ते हुए आए हैं, तो वहीं से उनको उतारा गया है। डोटासरा का टिकट लक्ष्मणगढ़ से माना जा रहा था। सीपी जोशी जो हैं उनको नाथद्वारा से उतार दिया गया है, और हरीश चौधरी जो हैं जाट नेता है बड़े दिग्गज, उनको बायतू से ही टिकट दिया गया है। तो तमाम वो नाम हैं 33 की सूची के अंदर। हम ये कह सकते हैं अभी कांग्रेस ऐसा कोई विवाद अपने ज़मीनी स्तर पर नहीं जाती जिसके कारण से मैदानी जंग शुरू हो जाए। अगर सचिन पायलट के खेमे की बात करें तो उनके खेमे के जो टिकट थे, ये माना जा रहा है कि कहीं कट जाएंगे, लेकिन इंदिरा सिंह गुर्जर जो कि विराटनगर से जीत करके आते हैं, उनको मैदान में उतार दिया गया है। जो मुकेश भाकर हैं लाडनू से आते हैं, उनका टिकट भी फाइनल कर दिया गया। रामनिवास गावड़िया जो आते हैं उनको भी टिकट दे दिया गया परबतसर से। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनको कहीं ना कहीं, ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी संकेत दे चुके थे कि उनका टिकट, जो मानेसर चले गए थे उनका टिकट नहीं कटेगा, ये संकेत दे दिए थे। तो ये बात है कि इस लिस्ट, जो पहली लिस्ट आई है उसमें बैलेंसिंग करने की है, और उनके लोगों को भी, सचिन पायलट के खेमे को भी तवज्जो दी गई है। खुद सचिन पायलट को जो टोंक से पिछली बार चुनाव जीत करके आए थे, वहीं से उनको मैदान में वापस से उतार दिया गया है। जी सचिन। और गहलोत खेमे को, शांति धालीवाल और जो तमाम और बातें चल रही थी, बिल्कुल गहलोत
मैंने आपसे पहले कहा सचिन, जो अपन कल भी डिस्कशन में आया था कि जो अभी गहलोत के जो विवादास्पद नाम है, जिसके अंदर सीधे तौर पर कहा जाए कि शांति धारीवाल का नाम है, महेश जोशी का नाम है, उनके जो निकटवर्ती धर्मेंद्र राठौड़ जो पुष्कर से टिकट मांग रहे हैं उनका, ये कोई विवाद वाले टिकट इस पहली सूची के अंदर देखने को नहीं मिले। इसके कारण से साफ है कि कांग्रेस बड़ी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है कि कोई ग्राउंड जीरो पर इस तरह का पहले से विवाद खड़ा नहीं हो कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी करते हुए 7 जो सांसदों में से कुछ लोगों को आज भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति अभी पैदा ना हो। होगी वो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो है लगातार इस तरह के हालात बने हुए हैं। जो अभी पहली सूची 33 की जारी की गई है, माना जा रहा था पहले करीबन 106 सीटों पर डिस्कशन किया गया है, सूची जारी हो पाई है 33 की, बाकी के नाम क्यों नहीं जारी हो पाए? साफ तौर से सवाल यही खड़ा होता है। तो लेकिन अभी उसके ऊपर दोबारा से मंथन होगा। ये माना जा रहा है कि इसी महीने के आखिरी में एक सूची और आएगी, वो जंबो सूची होगी। उसके अंदर जब नाम जारी सामने आएंगे उसके बाद बड़ी कांग्रेस को भी विकट स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले कांग्रेस की इस लिस्ट पर देर से आई और बार बार कवायद की गई, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी, बहुत सी खबरें आ रही थी। देर से आई इस लिस्ट पर बात कर लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे जो तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ आलोक सर मौजूद हैं, हमारे साथ हिमांशु जी मौजूद हैं, हमारे साथ रास बिहारी जी मौजूद हैं। रास बिहारी जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की है कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में। सचिन पायलट टोंक से, सरदारपुरा से अशोक गहलोत, वहीं हरीश चौधरी भी है, डोटासारा का भी टिकट है। वो जो माने जा रहे थे कि भैया वो एकला चलो रे, अशोक गहलोत जो लगातार दिल्ली में आला कमान को ये कह रहे थे कि भैया एक ही मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री पद मेरा पीछा नहीं छोड़ता, और जो तमाम चीज़ें यहाँ पर आला कमान की जो मोहर है वो साफ नजर आ रही है। एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की गई है। 33 सीटें। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? सर, आप म्यूट हैं शायद। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं इसको ठीक करवाता हूं पीसीआर से। ठीक है, हिमांशु जी, आपकी पहली समझ? नॉन कंट्रोवर्शियल, सीधी सी बात कहे तो ये तो कितने 33 हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे तकरीबन 106 बैठकों के ऊपर चर्चा हुई और सब बाहर आना चाहिए, मगर सबकी सहमति से 33 आए और वो 33 को टिकट दे दी गई। तो अभी तक तो सरफेस पे कुछ नहीं दिख रहा, जैसे आपने बताया, मनोज जी ने भी बताया। बट द इश्यू इज कि जब वो कंट्रोवर्शियल सीटों की बात आएगी तब क्या होगा। ये तो बराबर है, देखिए हर एक पार्टी में जब 200 सीट में उम्मीदवार आने होते हैं तो कम से कम 35-40 सीटें तो ऐसी होती है विच जनरली कम्स इन ए कैटेगरी। कोई भी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए ये सीटें एक कैटेगरी की सीटें हैं, काफी सीटें इसमें से, तो वहां पर इश्यू नहीं होता है कि सचिन पायलट के सामने और किसी को दे दे, वो हो नहीं पाएगा। अशोक गहलोत जी के सामने और किसी को दे दे, ये हो नहीं पाएगा। तो वो तो समझ में आता है, मगर आगे की क्या बात। देखिए ये लिस्ट तो एक्चुअली परसों आ जानी चाहिए थी, कल भी नहीं थी, मगर वो लोगों ने फिर रोक दिया उसको कि भाई चलो प्रियंका जी की रैली हो जाए उसके बाद जाहिर करेंगे। तो ये भी 45 की जगह 33 आए। मतलब कहीं ना कहीं पेच ऐसा फंसा हुआ है 3-4 जगह से कि काफी सीटों के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना कि पैनल ऑफ कैंडिडेट्स, और एक सर्वे का एक नाम होगा, दूसरे सर्वे का दूसरा नाम होगा, हाईकमांड तीसरा नाम चाहेगा। अशोक गहलोत जी शायद वो 3 में से एक भी नहीं और कोई चाहेगा, वहीं पर मारामारी होगी और वही सीटों को लेके जो बवाल खड़ा होगा ना बड़ा, वो वहां होगा। यहां तो कोई इश्यू नहीं है। ये पहली 30-35 सीटें तो बराबर निकल गई। बीजेपी में भी आप देखें तो पहले 41 सीटों में वो 7 सांसदों को उन लोगों ने प्रोएक्टिव नीति अपनाते हुए जाहिर कर दिया था, जहां पर विरोध उठा था कि चलो कैसा विरोध होता है देख लेते हैं, उनको निपटाने के लिए हमारे पास वक्त रहेगा। देखिए ये दोनों की स्ट्रैटेजी के ऊपर सवाल है। मैं तो ये समझता हूं कि एक ने पहले कर दिया कि जिससे ज्यादा वक्त मिले वो असंतोष को शांत करने के लिए, दूसरे ने कहा पहले जो सर्वसहमति है वो निकालते हैं, बाद में आखिर में देखा जाएगा जहां जहां विरोध है उस पे क्या किया जाए। देखिए आगे क्या होता है।
ठीक है रासबिहारी जी, अब आपकी आवाज़ आ सकती है। अब आप इसके ऊपर जो है अपना पहला रिएक्शन दे सकते हैं। एक तो कन्वेंशनल तरीके की लिस्ट है, पिछली बार की विनेबिलिटी के हिसाब से जहां जहां अब कांग्रेस जीती थी, सचिन पायलट टोंक से हैं, सरदारपुरा से है, हरीश चौधरी है, डोटासरा है, वो जीते हुए जो कैंडिडेट्स थे पिछली बार के विधायक है उनको दिया गया है। अभी कंट्रोवर्सी से दूर रखा गया है, जाति को साधने की भी पूरी कोशिश रखी गई है। चला गया आवाज तो इधर भी चली गई सचिन जी की भी। हिमांशु जी बात कर रहे थे, वही बात है कि ये पहली लिस्ट है और इसमें किसी पर विवाद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से अलवर की मुंडावर सीट से ललित यादव को टिकट दिया गया है, जो बीएसपी से कांग्रेस में आए हैं, पिछली बार मुंडावर से दूसरे नंबर पर थे। लेकिन अभी हम ये नहीं मान सकते कि जिस तरह का पहली बार जिस तरह पहली लिस्ट सूची आई है और काफी देर के बाद आई है और बहुत सोच समझकर बहुत कम नाम रखे गए हैं, तो ये मान सकते हैं कि एक आला कमान को कहीं ना कहीं एक बगावत की आशंका जरूर इसको दिख रही है। ऐसा ना हो कि अगर ज्यादा नाम अभी कर दें तो बगावत हो जाए। देखिए, कांग्रेस में दूसरी बड़ी लिस्ट आने के साथ साथ ये पूरा है कि बगावत तो होगी, और जैसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनकी टिकट कट सकती है। कुछ ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत खास समर्थक थे, उनकी भी टिकट कट सकती है। तो आला कमान जानबूझकर कुछ इस तरह की देरी दिखा रहा है कि कम से कम बगावत हो, कम से कम इस तरह का शोर शराबा हो, ताकि टिकटों को लेके बहुत ज्यादा बात बतंगड़ ना हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पहली लिस्ट है उसमें कुछ इस तरह के नाम है जिनकी तरह दूसरे नहीं ऑप्शन हो सकते थे। इसी तरह दो नाम तो गिना ही दिए हैं मानसून में। एक नाम सीपी जोशी का श्रीनाथ द्वारा सीट से है, जिनके सामने बीजेपी ने मेवाड़ के महाराणा को टिकट दिए, जो भी हाल में बीजेपी में है। तो ये ठीक है कि ये पहली लिस्ट है, लेकिन अभी जो बगावत की जो आशंका है, जो लड़ाई झगड़े की आशंका है, वो तो दूसरी लिस्ट के बाद ही होगी, क्योंकि इन नामों पे तो किसी को ऐतराज हो नहीं सकता। जी जाहिर सी बात है। आलोक सर, एक आपका रिएक्शन और फिर उसके बाद मैं बीजेपी की लिस्ट की भी बात करूंगा। देखिए सचिन जी, ये इस बात को दिखाता है कि जो आत्मविश्वास अशोक गहलोत ने दिखाया था वो आला कमान नहीं दिखा पा रहा है। 33 मतलब ये तो ऐसे है जैसे कह सकते हैं कि आप बिल्कुल पार्टी को इतना डरी हुई हो कि कहे कि भाई हमारे जो पहले से एमएलए रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, आप उनको भी मिला लेते तो कम से कम 50, 60, 70, 80, 90, 100, जो 106 तो हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं, एडिटर कह रहे राजस्थान के। तो ऐसी स्थिति में ये लगता है कि जो अभी आपने खबरें देखी हो, हमारे यहाँ भी आई है, कि जिसमें दिग्विजय सिंह के पुतले तक जलाए गए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जाकर के कमलनाथ विरोधी नारे और दिग्विजय सिंह के पुतले तक जला दिए। मैंने उस तरह के वीडियो देखे हैं। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि शायद उस अनुभव से और भी ज्यादा सख्ते में है। राहुल गांधी जानते नहीं है, वैसे पहले ये कांग्रेस की परंपरा तो ये है कि सुबह नॉमिनेशन फाइल करना है तो रात को बता देंगे, वो भी मैं मान सकता हूँ। तो इसलिए उनके जो रणनीतिकार है वो ये भी कह सकते हैं कि हमारी तो पुरानी परंपरा है, ये तो आप और हम मीडिया वाले चाहते हैं कि तत्काल हमको बता दें, वो अपना सीक्रेट रखे अपने पास। लेकिन सवाल ये है कि जो उनको क्लियर होना था, अशोक गहलोत या सचिन पायलट के बारे में किसको शंका थी, सीपी जोशी के बारे में किसको शंका थी? तो चलिए, 3 मुख्यमंत्री पद के दावेदार, सीपी जोशी भी राहुल गांधी की पसंद थे। इससे पहले जो चुनाव हुए थे 2013 या उसके पहले, जिस समय 1 वोट से वो हार गए थे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सीपी जोशी और 3 मुख्यमंत्री के तो अभी उन्होंने उतार दिए। अब उसमें अशोक गहलोत के, जैसा शुरू में भी आपने पूछा, क्या उनको, उनके जो समर्थक हैं उनको टिकट यदि काटना है तो फिर वो लोग क्या करेंगे? ऐसा वो मैं नहीं मानता। बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी, ऐसा नहीं कि वो दल बदलुओं को सबको अपने आप बना दे देंगे, लेकिन हाँ, वो अलग निर्दलीय खड़े हो जाए तो क्या संकट आएगा, ये अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो अपरिपक्व लीडरशिप है, वेणुगोपाल क्या डिसाइड करेंगे, कौन गोलू क्या डिसाइड करेंगे? वो बताएंगे कि सर्वे में हमारे पास ये जीत पक्की है, वरना इतना करोड़ों रुपया खर्च करके जो सर्वे कराए गए, उससे तो उनके पास लिस्ट वो होनी चाहिए कि हम पहले मैदान में हैं, जा रहे हैं, हमारे लोग प्रचार करेंगे। आपने जैसा बताया प्रियंका गांधी की सभा में गड़बड़ न हो जाए, इसलिए भैया ऐसा मत करो, नाम ही अभी 33 भी मत दो। तो वरना अशोक गहलोत या सचिन के खिलाफ तो कोई बीजेपी वाले भी विरोध करने नहीं खड़े होते, वो कहते ठीक है आप आइए। अभी तो बीजेपी भी अशोक गहलोत के खिलाफ किसको खड़ा करेगी, ये भी एक सवाल है। जहां तक मेरी जानकारी, अभी तक सामने नाम नहीं आया है।
बीजेपी ने शायद वो नाम सरदारपुरा का छोड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि वो भी कोई ट्रम्प कार्ड ऐसा चाहेगी कि अशोक गहलोत थोड़ा फंसे तो रहे, जीते हारे मैं नहीं कह रहा हूं। और दूसरा, वसुंधरा, एक बात जरूर चाहिए, अब इसके बाद हम बीजेपी की बात करेंगे तब करेंगे, लेकिन कांग्रेस में उस तरह से जो बीजेपी ने अपने जितने असंतोष की बात कही जा रही थी उसके विपरीत काफी कुछ कह दिया। कांग्रेस अभी तक एक कार्ड ऐसा नहीं खोला जिससे लगे कि उनके यहाँ जो घबराहट है या जो असंतोष है उसको दबाने का आत्मविश्वास हाईकमांड, सो कॉल्ड हाईकमांड, वैसे तो हाईकमांड एकमात्र राहुल गांधी हैं, लेकिन फिर भी खड़गे साहब का अंगूठा कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो उस हिसाब से वो जो भी जारी करे उसमें अभी तो हमारे मनोज शर्मा जी बता रहे हैं कि साहब वो हो सकता है महीने के अंत में, दशहरा दिवाली का इंतजार करेंगे क्या, ताकि उसके बाद कोई अभियान न करे, कहे पार्टी तो इसलिए हार गई। नहीं, तभी तो जिक्र कर रहे हैं ना राष्ट्रपति जी कि यहाँ पर जो है अगर बगावत का, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसी है कि एक सेफ प्ले बिल्कुल कर दिया, बगावत का डर अगर कहीं है तो वो कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट है। और ये बताता भी है कि इतनी देरी के बाद भी सिर्फ 33 दिन कि बगावत का डर तो अभी भी है और अंदर खाते सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मनोज शर्मा मनाया कैसे? और ये जब डटकर बैठ ही गए थे यहाँ पर अशोक गहलोत और बता ही दिया था आलाकमान को एक ही मुख्यमंत्री होता है, मैं क्या करूँ, मुख्यमंत्री पद मेरे को नहीं छोड़ता, मैंने तो कितने बगावतियों को 10 करोड़ मांगने वालों को टिकट दे दिया जो सरकार को गिराते हैं, सीधे तौर पर बता रहे थे, संदेश दे रहे थे। ऐसे में 33 नाम आना और वो जिसके लिए कैंप कर रहे या जिसको टिकट दिलवाना चाहते थे अभी उनको टिकट नहीं देना, ये उन्होंने ये कैसे मनाया अभी के लिए उनको? सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये आलाकमान ने अपनी भी ताकत दिखाई है। सीधे इसको ये भी मानना चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो पूरा जोर लगाया था अपने लोगों को टिकट दिलाने का। जो हमारे में अभी जो पैनल में बैठे हैं वरिष्ठ लोग, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कम से कम उन मंत्रियों के नाम तो इसमें आ सकते थे जो सीधे तौर पर कोई विवादास्पद नहीं है, उनके भी नाम इसमें नहीं आए। डॉक्टर बीडी कल्ला जैसा नाम जो बीकानेर से जीत करके आते थे, उनका नाम भी इस लिस्ट के अंदर नहीं है। इसके अलावा शकुंतला रावत है, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं, जिनके ऊपर कोई विवाद ही नहीं था। तो ये सीधे तौर पर है कि अभी केवल ये नहीं है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिनके नाम रख दिए और उसी के ऊपर मोहर लगा दी हो, क्योंकि इससे पहले 5 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो किया है उसके ऊपर आलाकमान ने सोचा है। यानी जो सीधे तौर पर मानेसर के बाद में जो स्थिति हुई उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाला, लेकिन 25 सितंबर की जो घटना हुई जिसके अंदर विधायक दल की बैठक बुलाई गई और उसके इतर एक अलग बैठक रखता है, उन लोगों को टिकट दिलाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उसके ऊपर कोई मोहर लगाने की बात अभी आलाकमान ने नहीं की है। जी, वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट, अब बात करते हैं बीजेपी की दूसरी लिस्ट की। पहली लिस्ट से स्ट्रांग नजर आ रही थी, सांसद भी थे उसमें, तमाम एमपीज भी थे, और दूसरी लिस्ट में जो झालरा पाटन से वसुंधरा राजे, और फिलहाल जब भी हमने देखा है कि दौरा हुआ है यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष का, उसके अलावा भी तमाम मंचों से वसुंधरा को साथ रखा गया है। क्या मान लिया जाए इस दूसरी लिस्ट से कि सब कुछ ठीक है, वसुंधरा साथ है, मना लिया गया है, या साथ लेके चलने की ही रणनीति है? देखिए, इसको साथ चलने की रणनीति कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले लिस्ट के बाद में जिस तरह का विरोध सामने आया उसके बाद में बड़े सोच समझ करके, बहुत संभल करके ये लिस्ट जारी की है, जिसको अगर देखा जाए, क्योंकि वसुंधरा राजे को तो झालरा पाटन से उतार दिया गया है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है, उनको जगह मिली है। उसको सीधे तौर पर देखा जा सकता है, जयपुर की सबसे बड़ी सीट एक मालवीय नगर की कालीचरण सर्राफ, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनको टिकट दिया गया है, जबकि उनका ये माना जा रहा था अब तक कि उनको अब की बार टिकट नहीं मिलेगा यहाँ से। बिल्कुल सीधी सी बात थी कि कालीचरण सर्राफ का टिकट कटा हुआ है, लेकिन उनको मैदान में उतार देना, ये सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे ने इसके लिए पैरवी की होगी और उनको टिकट दिया गया है। साथ ही अगर देखी जाए तो नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह जी के दामाद हैं, जो पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका अब की बार जन्म शताब्दी समारोह भी मनाया जा रहा है 23 अक्टूबर को, और उनका टिकट काट दिया गया था। उनकी जगह दिया कुमारी को टिकट दिया गया था जयपुर से, विद्याधर नगर सीट से उनका टिकट काट के। तो अब उनको सीधे तौर पर यहाँ से टिकट नहीं दे करके और चित्तौड़गढ़ से उतारा गया है। पहले से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं चित्तौड़ से, तो चित्तौड़ उनको उतारा गया है। तीसरी अगर बात देखें इस लिस्ट की बड़ी, तो ज्योति मिर्धा, एक बड़ा नाम जो नागौर से जो हाल ही में जिनको शामिल किया गया है, उनको मैदान में उतर करके वहाँ के मिर्धा परिवार अपने आप में पूरी राजनीति के अंदर दखल रखता है। राजस्थान की राजनीति में एक जाट समुदाय में बड़ा नाम है मिर्धा परिवार का, उनको मैदान में उतारा गया है। राजेंद्र राठौड़ की अगर बात करें तो उनका चुनाव क्षेत्र बदला गया है। राजेंद्र राठौड़ खुद ये चुनाव क्षेत्र बदलना चाहते थे, पहले भी तारानगर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार वो चूरू से नहीं लड़ना चाह रहे थे, और उनकी बात शायद आलाकमान ने मानी भी है, और इसी कारण से उनको चूरू से टिकट नहीं देकर तारानगर से मैदान में उतारा गया है।
इसके अलावा अगर देखा जाए इतर तो सतीश पूनिया का नाम भी इस सूची में आ चुका है। आमेर विधानसभा सीट से लड़कर के आते हैं। इस बार भी उनको आमेर से ही मैदान में उतारा गया। उनकी इच्छा थी कि वो आमेर से ही मैदान से उतरें और पुराने जो विधायक हैं उनको भी तवज्जो दी गई है, यानी चाहे वासुदेव देवनानी हो, अनीता बघेल हो, इन सब तमाम पुराने जो मंत्री रहे हुए हैं, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी जो वसुंधरा राजे के सबसे निकटवर्ती और जो लगातार 5 साल तक जिन्होंने आला कमान पर सवाल भी उठाए, उनके कदम पर क्वेश्चन मार्क भी लगाए, उनको भी टिकट दिया गया है। तो इससे साफ तौर पर है कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को अभी तक साथ लेने की बात है कि उनके जो समर्थक है उनको भी टिकट देने की पूरी पुरजोर कोशिश की गई है। जी आलोक जी, ये बात आप कह भी रहे थे और बता भी रहे थे, कहीं ना कहीं ये एक सेटलमेंट बना लिया गया है कि विद वसुंधरा। अब वसुंधरा राजे को झालरापाटन से न केवल टिकट बल्कि उनके जो साथी थे जिनके लिए वो बाकायदा दिल्ली में भी ओपनली कहा गया था जिस वक्त कार्य समिति की बैठक हुई थी कि उन्होंने सिफारिश की है उन नामों की जिनको वो टिकट दिलवाना चाहती है, उनको भी अकोमोडेट करने की इस लिस्ट में कोशिश की गई है। ये क्या दिखाता है? असलियत यह है कि वसुंधरा राजे थोड़ा नाराज थी। उनको पहले कहा गया था कि अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ेंगी क्योंकि मुख्यमंत्री पद की दावेदार की बात जब करती थी तो वो उस पर तो उन्होंने साफ मना किया कि नहीं ऐसा तो कतई हो ही नहीं सकता, मैं कोई इस तरह नहीं जा सकती हूँ, मेरा अपना क्षेत्र भी है। और मतलब एक तरह से उनको एक दबाव बना था। उसके बाद उनको समझाया गया, जहां तक मेरी जानकारी है, बड़े शीर्ष नेताओं ने भी, हो सकता है संघ के नेताओं ने और प्रदेश के नेताओं ने, उनको समझाया गया कि आप यदि ज्यादा विद्रोह दिखाएंगी तो जो आपके समर्थक है उनके ही पत्ते कट जाएंगे। उनका दबाव नहीं है, ये दबाव उल्टी हुए दूसरी आपको कह रहा हूं गंगा। और दूसरा, जो आप यदि वैसे अकेले पड़ गई तो आपके खिलाफ कई जो विवाद हैं वो कहीं सामने आ जाएंगे, तो उससे और पार्टी के लिए भी होगी और आपके लिए नई मुसीबतें आ जाएंगी। कई गंभीर मामले चाहे अशोक गहलोत के समय में नहीं उठे, लेकिन इस समय में यदि आपने कुछ ऐसा किया तो पार्टी के लोग कई ऐसे खड़े हो जाएंगे। देखिए, उनको भैरव सिंह शेखावत की वजह से मुख्यमंत्री पद मिला था। उस समय आपको आश्चर्य होगा, मैं उसका वो मतलब शेखावत जी से भी हमारी तब भी बात होती थी, वो उपराष्ट्रपति बन गए थे। लेकिन सही ये कि वो कहते थे कि वो वसुंधरा जी जाना नहीं चाहती थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, वो राज्य मंत्री थी, तो उनको लगा रहे मैं वहां क्या करूं, मैं तो अंग्रेजी बोलती हूँ, मैं वहां कैसे काम करूं। उनको पार्टी के बल पर बनाया गया जसवंत सिंह के विकल्प के रूप। तो आपने दर्शकों के लिए ज्ञान, चूंकि कई लोग पीछे 10 साल पहले का नहीं जानते, क्यों वसुंधरा का अपना धीरे, हाँ उन्होंने काम करके दिखाया, पार्टी में उनके नेतृत्व में सफलता मिली, उसको पार्टी मानती है। तो इसलिए उनको समझाया गया और वो समझ गई कि इसमें कितने रेले आ जाएंगे, कितने फोटो सामने आ जाएंगे, कितने दस्तावेज सामने आ जाएंगे, तो कांग्रेस वाला ही करने लगेगा मान लीजिए कुछ इस तरह की चीजें, तो उससे क्या होगा। ऐसी स्थिति में वो शांत हो गई। वो भी है ले, जैसा अभी कहा गया, कालीचरण मालवीय नगर से और कितने ही और लोग, चूंकि उन सब ने भी जाके प्रार्थना की कि महारानी जी हमें मुश्किल हो जाएगी, हमारा क्यों कटवाते हैं, आपको तो जीवन में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो उसके बाद तय होगा ना मुख्यमंत्री पद। भाजपा में ये तय नहीं हो, पहले कितने लोग तय होते हैं, वो कहते हैं ये मुख्यमंत्री बनेगा। आप हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए, दूसरे प्रदेशों का, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, पहले जब भी शिवराज जी को बनाया गया तो कहा शिवराज जी का नाम कोई सोचता था। लेकिन इस तरह से पार्टी, या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का नाम आखिरी दिन बताया गया था, सबको याद होगा, दर्शकों को भी और आपको हमको भी मालूम है कि कहाँ दूसरा प्लेन कहीं खड़ा हुआ था और वो तो राज्यपाल बन गए और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। तो वसुंधरा जी को ये गलतफहमी भी न रहे कि आप मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन अपने जीवन भर में जो और साथी आए थे, जो आपके भरोसे रहे, उनका पत्ता क्यों कटवाते हैं। इस आधार पर वसुंधरा शांत हो गई है और इसलिए पार्टी, एक सर्वे वगैरह ठीक है आगे कह रहा है, लेकिन पार्टी आज भी चुनौती मानती है और इसीलिए वो पूरा ताकत लगा रही है कि चाहे वो जिनको भी माने बनाना चाहती है मुख्यमंत्री, जिस तरह से शेखावत जी का नाम आया है, वो एक मारवाड़ में असली समस्या अशोक गहलोत की यही है। यदि गजेंद्र सिंह शेखावत मारवाड़ के नेता के रूप में जसवंत सिंह जिस समय चाहते थे वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तो इस पूरे क्षेत्र में, और इसीलिए आप जोर देखेंगे इन सीटों का, मनु शर्मा ज्यादा विस्तार से बता सकेंगे कि मारवाड़ को, उदयपुर को, जोधपुर को, जयपुर है ही, इन कई इलाकों को कैसे जोड़ करके किया जाए और उनमें कैसे ऐसा ताकत दिखाई जाए जहां पर अशोक गहलोत का भी रिगड़ रहा है, तो उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन और वसुंधरा कॉम्बिनेशन एंड गजेंद्र सिंह शेखावत कॉम्बिनेशन एंड हाईकमांड की राय, और इसीलिए पुराने एमएलए को भी टिकट मिले। बिल्कुल। रास बिहारी जी, मतलब इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहेंगे, ये स्मार्टली प्ले किया गया है
और बीजेपी जानती है कि इस वक्त कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पोल्स कहिए या फिर जो सर्वे की आती खबरें कहिए उसको एज है फिलहाल राजस्थान में। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब मेवाड़ में प्रधानमंत्री की रैली हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कर दी थी वसुंधरा राजे, सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और राजेंद्र सिंह राठौर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, इन तीनों को बराबर का वजन दिया जाए, तीनों की बराबर की बात रखी जाए और किसी को कम ना आंका जाए। ये जरूर है कि वसुंधरा राजे अपनी नाराजगी बार बार जता रही थी तो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वहां जाना पड़ा, ठीक है। और ये माना जा सकता है कि वसुंधरा राजे कुछ सीटों के लिए अड़ सकती थी, लेकिन वो पार्टी छोड़ देंगी या बगावत कर देंगी, अपने लोगों को खड़ा कर देंगी, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्योंकि शुरुआत से ही खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस बात पर नजर रखे हुए थे कि वसुंधरा राजे को किसी तरह से नाराजगी ना झेलनी पड़े। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरे नेता थे, चाहे राजेंद्र सिंह राठौर रहे हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहे, बराबर लाके खड़ा कर दिया था वसुंधरा राजे को। तो वसुंधरा राजे भी ये समझ गई थी कि अब प्रदेश में नया नेतृत्व है और इस कारण उनको भी अपने लोगों की, जैसे आलोक जी ने अपनी बहुत बड़ी बात कही कि उनके लोगों का भी दबाव था, क्योंकि ये पहली बार एक सामूहिक रूप से 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, मध्य प्रदेश में अगर उमा भारती को मुख्यमंत्री पद का दावेदार उम्मीदवार बना के भेजा गया तो राजस्थान में भेजा गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने बहुत मेहनत की, लगातार 1 साल तक रथ यात्रा की, यात्राएं की, लोगों को जोड़ा और सरकार बनाई। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वसुंधरा राजे को वहां पे कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन जिस तरह से उम्मीदवार तय किए गए हैं उसमें सबकी लगातार सहमति ली गई है। कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी सीट पर लेकर वसुंधरा राजे ने नाराजगी जताई है या किसी सीट को लेकर कहीं दूसरे खेमे ने नाराजगी जताई है। दूसरा एक बड़ी बात है कि इसी दौरान जो एक बड़े फैक्टर थे गुलाब चंद कटारिया, उन्हें असम का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। तो वसुंधरा राजे ने अभी हाल में गुलाब चंद कटारिया से भी उनके जन्मदिन पर बातचीत की, मुलाकात की। तो ये कि वो सारे जितने भी ग्रुप हैं बीजेपी में, जितने भी नेता हैं, उन सबको लगातार साधने की कोशिश की गई है। और ये इसलिए साधने की कोशिश की गई है कि जो राजस्थान की एक परंपरा रही है कि हर बार सरकार बदल जाए, तो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छी मार्जिन से जीते, अच्छे उनके विधायक जीत गए, इसकी कोशिश कर। ठीक है, 30 सेकंड में हिमांशु, एक आपका इसके ऊपर रिएक्शन बीजेपी का और फिर उसके बाद मनोज जी का रिएक्शन, फिर मैं दूसरी स्टोरी जो है वो एमपी की है उस पर रिएक्ट करूंगा। हिमांशु जी। नहीं, मैं तो सीधा कहूंगा कि 2 बार जो मुख्यमंत्री रह चुकी है जो महिला, उसको आप दरकिनार करोगे तो आप जीत की बाजी हार जाओगे। इट्स प्रैक्टिकल रियलिटी। देखिए, और दूसरी बात यह है कि कभी कभी मैसेजिंग जो होता है ना, वो बहुत सीधा होता है। यहाँ पर मुझे तो ये मैसेजिंग लग रहा है, और दैट कुड हैव बीन डन ओनली बाय अ गो बिटवीन। क्यों भाजपा के कोई नेता, शीर्ष नेता वसुंधरा जी से बात नहीं की होगी। इट वुड बी समवन फ्रॉम द पार्टी और द ऑर्गेनाइजेशन जी, जिसको वो ये दोनों रेस्पेक्ट करते हैं, वसुंधरा और केंद्रीय नेता की। तो संघ के कोई बड़े नेता ने बात की होगी और स्थिति को समझाया होगा कि हर एक का एक वक्त होता है। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ऐसा आपको कहना चाहूंगा, गुलाबचंद कटारिया की जो बात थी ना सर ने, गुलाबचंद कटारिया वॉज अ डायरेक्ट कंटेस्टेंट एट दैट टाइम। उन्हीं के प्रधानमंडल में थे वो, और वो आज असम के राज्यपाल है। तो एक मैसेज बहुत क्लियर है, वो जा सकते हैं, वसुंधरा जी भी कोई राज्य का राज्यपाल बन के जा सकती है। जैसे 2003 में उनको यहां पर भेजा था और कहा था कि आप राजस्थान फतेह कीजिए, जो उन्होंने करके दिखाया। एग्जैक्टली। नाउ द टाइम हैज कम, 20 साल के बाद। नहीं ठीक है, तभी मुलाकात की थी ना, वसुंधरा ने भी मुलाकात की थी और आपने बिल्कुल ठीक कहा। और वही साधने की कोशिश जो है वसुंधरा को भी समझाया गया, उनको भी मालूम है कि दिस इज द लास्ट चांस, अब और तो है नहीं कि यहाँ पर अपनी पार्टी और तमाम चीज़ें, वो सब चीज़ें नहीं हो सकती है कि जो चलना है तो अब उसी अकोमोडेशन में चलना पड़ेगा। मनोज जी, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती है, क्या कुछ हुआ लास्ट मोमेंट पे?
देखिए बिल्कुल सही है इस बात को कि साथ लेकर चलने में ज़्यादा बीजेपी को लग रहा था कि पहली लिस्ट के अंदर जिस तरीके से असंतोष उभरा है उसको पहले ही थामने की पूरी कोशिश की गई है। दूसरी लिस्ट में एक तो सबसे बड़ी बात है सचिन, किसी सांसद को नहीं उतारा गया है, किसी केंद्रीय मंत्री को नहीं उतारा गया है। यानी अभी भी बीजेपी ने दूसरी लिस्ट के अंदर बड़ी सेफ गेम खेलने की कोशिश की है। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ी बात आ रही थी कि भैरों सिंह शेखावत का इस बार जन्म शताब्दी समारोह है 23 अक्टूबर को, और सीधे तौर पर उनके परिवार से जो एक टिकट मिलती थी नरपत सिंह राजवी को काट दी गई थी, उनकी जगह दिया कुमारी को उतारा गया था। पहले तौर पर सीधे पहले ही दिन और पहले ही घंटे में उन्होंने विरोध जाहिर कर दिया था। उसकी अरुण सिंह ने उनके घर पहुंच करके और संभाल भी लिया था इस बात को, लेकिन उनको अब चित्तौड़गढ़ से उतार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर गलती हो रही है और उसको सुधारने की कोशिश है, वो भी इस सूची के अंदर देखी गई है कि नरपत सिंह राजवी को अब बजाय जयपुर विद्याधर नगर से और चित्तौड़गढ़ जहाँ से वो पहले जीत करके आते थे, निम्बाड़ा उनका क्षेत्र होता था, लेकिन अब चित्तौड़गढ़ उनको दिया गया है। वहाँ से वो जातिगत समीकरण भी उनका ठीक बैठता है वहाँ पर राजपूत समाज के हिसाब से, तो वहाँ से उनको सीट दी गई है। तो ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस दूसरे वाले सीट लिस्ट जो जारी करी इसको बड़े माइक्रोस्कोपिक ढंग से पूरा जांच पड़ताल करके पूरी जो जितने भी सर्वे उनके हाथ में थे, चाहे संघ की राय लेनी पड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने जितनी कोशिश करी है ग्राउंड के ऊपर, उन सबको देख करके उतारा है। जयपुर की एक सीट की ओर बात करना चाहूँगा अगर 1 मिनट का समय हो। अशोक लाहोटी एक सांगानेर सीट से थे, जिसका सीधे तौर पर उन्होंने आरएसएस को दुष्प्रचारित करने के लिए एक सीडी जो है उसमें उनका नाम आया था, जिसके अंदर जो यहाँ के वरिष्ठ प्रचारक हैं निम्बाराम, उसके खिलाफ में एक सीडी जारी कर दी गई थी कि कहीं राम मंदिर के नाम पर तो सीधे तौर पर तभी से मान लिया गया था कि पहला टिकट अगर कटेगा आरएसएस के कहने पर तो वो अशोक लाहोटी का कटेगा, और वो सामने भी आया है। तो ये जो जितनी भी बातें जो ग्राउंड से निकल करके आ रही थी, जो फीडबैक आ रहा था, उसके आधार पर मानी जा सकती है। जी सचिन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस इन डेप्थ एनालिसिस के लिए, जानकारी के लिए मनु जी आपका।